मैं एक छोटी सी बहुत क्यूट गुलाबी पिंक सांप हूँ। सर्दियों में जिंदा रहने के लिए मैंने खुद को एक मादा सांप की तरह दिखाया और गर्मी पाने के लिए एक बड़े काले सांप के साथ लिपट कर सो गई। लेकिन जब बसंत स्प्रिंग आया और मैं खुशी खुशी वहाँ से जाने लगी तो उस बड़े काले सांप ने मुझे अपनी कुंडली में लपेट लिया और जाने ही नहीं दिया। मेरा नाम यान चेन है। मैं एक गुलाबी पिग्नोस्ड स्नेक हूँ। हम सांप ठंडे खून कोल्ड ब्लडेड वाले जीव होते हैं, इसलिए हर सर्दी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। पिछली सर्दियों में बर्फ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गिर गई थी। मैं लगभग पूरी तरह जम गई थी, जैसे कोई बर्फ का सांप बन गई हूँ। तभी एक बूढ़ा कॉर्न स्नेक वहाँ से गुजरा। उसने मुझे सांपों का एक सीक्रेट तरीका बताया। सर्दियों में कई सांप एक साथ लिपट कर रहते हैं ताकि सबकी बॉडी हीट मिलकर उन्हें गर्म रख सके। हम खास तरह के फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिससे दूसरे सांप हमारी तरफ आकर्षित होकर हमारे पास आ जाते हैं और साथ में सर्दी काटते हैं। मैंने सोचा मेरी इतनी दुर्लभ गुलाबी रंग की बॉडी देखकर तो बहुत सारे सांप मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन इस साल की सर्दी तो पिछले साल से भी ज्यादा भयानक थी। मैंने बहुत सारे फेरोमोन्स छोड़े, लेकिन एक भी सांप तो क्या, एक छोटा सा चूहा तक मेरे पास नहीं आया। मैं सूखे पत्तों के ढेर में सिकुड़कर बैठी सोच रही थी कि शायद किसी गहरे बिल में जाकर पूरी सर्दी काटनी पड़ेगी। तभी अचानक मेरे ऊपर किसी बहुत भारी चीज का दबाव महसूस हुआ। मैं घबराकर जाग गई। ऐसा लग रहा था जैसे मौत मेरे सिर पर खड़ी हो। थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे मैंने एक विशाल काला सांप देखा। उसके चमकदार काले शल्क स्केल्स स्याही की तरह चिकने थे और हल्की रोशनी में धातु जैसी चमक रहे थे। उसने अपना त्रिकोण आकार का सिर हल्का सा उठाया हुआ था। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि जैसे किसी शिकारी की तलवार हो। वह था एक किंग कोबरा, सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन। किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाता है और मेरे जैसे छोटे पिग्नोस्ड स्नेक तो उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा स्नैक होते हैं। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। भागने के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला। मेरा शरीर अपने आप पलट गया। मैंने अपना पेट ऊपर कर लिया, मुंह पूरा खोल दिया, पूंछ सीधी कर ली और बिल्कुल मरे हुए सांप की तरह लेट गई। हाँ, मैं पूरी जान लगाकर मरा हुआ बनने का नाटक प्लेइंग डेड कर रही थी। मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराने लगे। उसकी आहट लगातार मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी कि मेरा यह नाटक काम कर जाए। आखिर हमारी प्रजाति के सांप खतरा आने पर ऐसा ही करते हैं। लेकिन जिस चीज की मुझे उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी ने बहुत ही हल्के और नरम तरीके से उठा लिया। एक गर्माहट भरा स्पर्श मेरे पूरे शरीर में फैल गया। एक गहरी लेकिन शांत आवाज सुनाई दी, गुलाबी पिग्नोस्ड स्नेक कितना दुर्लभ है। मैंने धीरे धीरे अपनी एक आंख थोड़ी सी खोली। मेरे सामने अब कोई विशाल किंग कोबरा नहीं था। वहाँ एक जवान आदमी खड़ा था। उसने काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा बेहद हैंडसम था। त्वचा गोरी थी और उसकी उंगलियों पर हल्के हल्के सांप के शल्क दिखाई दे रहे थे। तो वह एक स्नेक डीमन था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब नाटक बंद करो, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। असल में मैं नाटक इसलिए नहीं कर रही थी कि उसे बेवकूफ बना सकूं। मैं तो बस डर के मारे बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। लेकिन उसके हाथों की गर्माहट इतनी आरामदायक थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं ठंडे खून वाली सांप हूँ, मुझे गर्मी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं धीरे धीरे उसके हाथ पर चढ़ गई, उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गई, अपना पूरा शरीर उसकी हथेली से चिपका लिया और लालच से उसकी बॉडी हीट अपने अंदर लेने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद मुझे असली गर्माहट मिली हो। मैंने मन ही मन सोचा, इस साल की सर्दी बहुत ज्यादा ठंडी है, क्या मैं पूरी सर्दी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? फिर खुद ही अपने मन में बोली, ज्यादा मत सोचो, ये बहुत गर्म है और ये एक ताकतवर किंग कोबरा है। इसके साथ रहना किसी भी आम सांप के साथ रहने से कहीं बेहतर है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। इंसानों की भाषा में इसे कंपेनियन कहते हैं। तुम मेरे पास से जा ही नहीं रही, क्या तुम मेरी कंपेनियन बनना चाहती हो? मैंने बिना सोचे तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, मैं तुम्हारी कंपेनियन बनूंगी। उसके साथ रहते ही मेरे पूरे शरीर में लगातार गर्माहट फैलने लगी। मैंने एक लंबी सी जम्हाई ली। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और पता ही नहीं चला मैं गहरी और सुकून भरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक बहुत ही मुलायम और आरामदायक फर वाले बिस्तर में लेटा हुआ पाया। चारों तरफ गर्माहट ही गर्माहट थी। बाहर की कड़ाके की ठंड का तो जैसे कोई नामो निशान ही नहीं था। मैंने उत्सुकता से अपना सिर बाहर निकाला और इस अनजान जगह को देखने लगी। यह एक बड़ा साफ सुथरा और रोशनी से भरा कमरा था। सारा फर्नीचर बहुत करीने से रखा हुआ था। हवा में हल्की सी चंदन सैंडलवुड की खुशबू थी और उसी के साथ उस आदमी की परिचित खुशबू भी मिल रही थी। तभी वह कमरे में आया और मुस्कुराते हुए बोला, जाग गई, भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो। उसने मेरे सामने खाना रखा और कहा, मेरा नाम ज़ेडाइकियान है। मैं कई सालों से साधना कर रहा एक किंग कोबरा डेमन हूँ और अब इंसानों की दुनिया में एक एक्टर के रूप में काम करता हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, एक्टर वो क्या होता है? वह मुस्कुराया, मतलब कैमरे के सामने अलग अलग किरदार निभाना। फिर उसने एक मोबाइल फोन उठाया, यह फोन है, देखो इसमें मेरे वीडियोस हैं। उसने स्क्रीन ऑन की। उसमें ज़ेकियान के कई वीडियो चलने लगे। कहीं वह प्राचीन योद्धा के कपड़ों में था, कहीं मॉडर्न सूट में, कहीं मुस्कुरा रहा था, कहीं बिल्कुल ठंडे और रहस्यमयी चेहरे के साथ खड़ा था। हर वीडियो के नीचे हजारों लोग चिल्ला रहे थे। स्क्रीन पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे, ज़ेडाइकियान, आई वांट टू हैव योर बेबीज। इतने कूल क्यों हो, इतने मिस्टेरियस क्यों हो? मैंने बड़ी मासूमियत से पूछा, ज़ेकियान तुम तो सांप हो, फिर इंसान क्यों कहते हैं कि वो तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहते हैं? ज़ेकियान हल्का सा हंस पड़ा। इंसानों का प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ज्यादातर लोग मजाक में ऐसा कहते हैं। अगले कुछ दिनों में ज़ेकियान ने मुझे इंसानों की दुनिया की बहुत सारी
चीजें सिखाई। उसने दीवार पर लगे छोटे सफेद रिमोट की तरफ इशारा किया। ये एयर कंडीशनर का रिमोट है, बस इसके बटन्स दबाओ और कमरे का टेम्परेचर अपनी पसंद के हिसाब से बदल लो। मैं हैरान रह गई। वाह, अगर हर सांप के पास ये होता तो किसी को भी सर्दियों में हाइबरनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी कियान हंस पड़ा। उसने मुझे फोन चलाना भी सिखाया। मुझे सीखने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही दिनों में मैं खुद वीडियोस देखने लगी, इंफॉर्मेशन सर्च करने लगी और इंटरनेट इस्तेमाल करना सीख गई। एक दिन अचानक मुझे याद आया, मैं तो जी कियान की कंपेनियन हूँ, तो मुझे एक अच्छी कंपेनियन बनना चाहिए। मैंने तुरंत सर्च किया, हाउ टू बी अ गुड कंपेनियन। कुछ ही सेकंड में ढेर सारे आर्टिकल्स सामने आ गए। कंपेनियन हमेशा एक दूसरे को वार्म रखते हैं। एक अच्छे कंपेनियन की 3 सबसे जरूरी आदतें, टॉप 10 क्वालिटीज ऑफ अ रिलायबल कंपेनियन। मैंने एक आर्टिकल बड़े ध्यान से पढ़ा और सारी बातें अपने दिल में याद कर ली। मैंने सोचा, जी कियान मेरे लिए इतना कुछ करता है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगले ही दिन मैंने अपना छोटा सा बिस्तर उठाया और उसके बेड के बिल्कुल पास रख दिया। जी कियान कमरे में आया तो रुक गया। तुमने अपना नेस्ट मेरे बेड के पास क्यों रख दिया? मैंने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, स्नेक्स अपनी बॉडी हीट बनाए रखने के लिए हीट सोर्स के पास सोते हैं। तुम सबसे अच्छे हीट सोर्स हो। यह सुनते ही जी कियान के कान लाल हो गए। उसने हल्की खांसी की और बोला, इंटरनेट पर जो भी पढ़ो उस पर आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। मैंने मासूमियत से कहा, लेकिन तुम्हारा कमरा बहुत गर्म रहता है, क्या मैं यहीं फ्लोर पर सो सकती हूँ? वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ताकतवर किंग कोबरा मेरे जैसे छोटे से पिग्नोज्ड स्नेक का इतना ध्यान रखेगा। कुछ दिन और बीत गए। अब मेरी जिंदगी बहुत आरामदायक हो गई थी। सुबह खाना, दोपहर में फोन, शाम को थोड़ा आराम, फिर सो जाना। लेकिन धीरे धीरे मुझे बोरियत होने लगी। एक दिन मैंने जी कियान से कहा, घर में पूरे दिन अकेले रहना बहुत बोरिंग है, क्या तुम मुझे बाहर घुमाने ले चलोगे? जी कियान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने जेब से एक छोटी सी गोली निकाली। इंसानों के बीच घूमना हो तो इंसान बनकर जाना आसान रहेगा। ये लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन पिल है। तुम्हारी चेतना कॉन्शियसनेस पहले ही जाग चुकी है। इसे खाने के बाद तुम इंसानी रूप ले सकोगी। मैं खुशी से गोली लेने ही वाली थी कि उसने जल्दी से मेरा हाथ रोक लिया। रुको, पहले मैं तुम्हें सबसे जरूरी चीज सिखा दूं। मैंने पूछा, क्या? वह बोला, चलना। मैंने आत्मविश्वास से कहा, वो तो मैं सीख चुकी हूँ। जी कियान हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी वर्क प्लेस ले चलता हूँ। वहाँ जाकर तुम इंसानों की दुनिया सच में देखोगी। मैं खुशी से उछल पड़ी। आखिरकार मैं पहली बार इंसानों की दुनिया देखने जा रही थी। यह पहली बार था जब मैं सच में इंसानों की दुनिया देखने निकली थी। यहाँ की हर चीज मुझे हैरान और एक्साइटेड कर रही थी। सड़क पर तेजी से दौड़ती कार्स, आसमान को छूती ऊंची ऊंची स्काईस्क्रेपर्स, रात में चमकती नियॉन लाइट्स और चारों तरफ भागती दौड़ती भीड़। मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। मैं हर चीज की तरफ उंगली दिखाकर पूछती, ये क्या है? जी कियान बड़े धैर्य से हर सवाल का जवाब देता। वो कार है, वो स्काईस्क्रेपर है, वो शॉपिंग मॉल है। मैं हर नई चीज देखकर बच्चे की तरह खुश हो रही थी। कुछ देर बाद हम एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर पहुँचे। वहाँ बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी के हाथ में कैमरा था, कोई लाइट्स सेट कर रहा था, कोई मेकअप कर रहा था। तभी एक लड़की मुस्कुराते हुए हमारी तरफ आई। जी कियान, तुम आ गए। फिर उसने मेरी तरफ देखा। जी कियान ने मेरा परिचय कराया। लिंजिया, लिंजिया, ये मेरा गांव से आया हुआ कजिन है। इसका नाम यान चेन है। ये पहली बार बड़े शहर में आया है। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझे अपना कजिन क्यों कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। लिंजिया मुस्कुराई। यान चेन, तुम और जी कियान एक दूसरे के बहुत करीब लगते हो। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, जी कियान मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। लिंजिया ने हल्की मुस्कान के साथ जी कियान की तरफ देखा। और साफ दिख रहा है कि जी कियान भी तुम्हारी बहुत केयर करता है। मैंने हैरानी से पूछा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं, बस इंसानों की बातें थोड़ी अलग होती हैं। मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। आखिर इंसानों की दुनिया में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। मैं अभी लिंजिया से बातें कर ही रहा था कि अचानक मुझे किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई। सांपों की इंद्रियां बहुत तेज होती हैं। मैं तुरंत सतर्क हो गया। धीरे धीरे मैंने उस दिशा में देखा। थोड़ी दूर एक आदमी कैप और मास्क पहनकर छिप छिप कर हमारी तरफ देख रहा था। उसके हाथ में फोन था और वह हमारी फोटोज और वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह बिल्डिंग से निकलकर एक सुनसान गली में चला गया। मैं उसके पीछे पहुंच गया। मैंने गुस्से में पूछा, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? वह घबराया नहीं, बल्कि हंसते हुए बोला, आखिर पकड़ ही लिया। मैंने तुम दोनों के साथ रहने की फोटोज ले ली हैं। अगर ये पिक्चर्स इंटरनेट पर डाल दूं तो जी कियान का करियर खत्म हो जाएगा। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैं जल्दी से बोला, प्लीज ऐसा मत करना। जी कियान बहुत अच्छे इंसान हैं। वह मुस्कुराया। डर गए तो 50,000 दे दो, मैं सारी फोटोज डिलीट कर दूंगा, वरना अभी अपलोड कर दूंगा। मेरे अंदर का डर अचानक गुस्से में बदल गया। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। अचानक मैं अपने असली सांप वाले रूप में बदल गया। मैंने अपना सिर ऊंचा उठाया, फन फैलाया और जोर से फुफकार मारी। इस वह आदमी डर के मारे चीख पड़ा। इंसान सांप कैसे बन गया? उसी पल मैंने अपनी पूंछ से उसका फोन झटका। फोन हवा में उछल गया। मैंने पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। क्रैक, फोन 2 टुकड़ों में टूट गया। वह आदमी चीखता हुआ गली से भाग निकला। मैंने राहत की सांस ली। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मैंने जी कियान की रक्षा कर ली थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। छी, मुझे जोर की छींक आ गई। तभी मुझे एहसास हुआ, इंसानी रूप से सांप बनने पर
पर मेरे सारे कपड़े गायब हो चुके थे और जब मैं वापस इंसान बना तो मेरे शरीर पर कुछ भी नहीं था। ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर में चुभने लगी। मैं कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी बर्फ बन जाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी ज़िकियान के पास पहुंचना था। मैं लोगों से बचते बचाते वापस लौटने लगा, लेकिन तभी एक आदमी ने मुझे देख लिया। वह मेरे पास आया और बिना डरे मुझे गर्दन के पास से हल्के से उठा लिया। मैं डर के मारे छटपटाने लगा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने मुझे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। वाह, इस छोटे सांप का रंग तो बहुत रेयर है और कितना क्यूट है। उसने मुझे बहुत प्यार से सहलाया। उसकी आंखों में जरा भी बुराई नहीं थी। उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ वहाँ आया। लग रहा था वह उसका असिस्टेंट था। वह हांफते हुए कुछ जरूरी बात बताने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, घर पर कुछ अर्जेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। इतना कहकर उसने मुझे अपने गर्म कोट की पॉकेट में रख लिया। पॉकेट के अंदर अंधेरा था, लेकिन बहुत गर्म था। पहले तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में मैं गोल होकर उसी पॉकेट में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक शानदार और बहुत ही आलीशान कमरे में पाया। कमरे की सजावट देखकर ही समझ आ रहा था कि यहाँ रहने वाला इंसान बहुत अमीर होगा। मैंने इधर उधर देखा, तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने मुझे अपनी जेब में रखा था। वह बेड के किनारे बैठा मुझे देख रहा था। उसके हाथ में एक प्लेट थी। वह मुस्कुराया और बोला, अरे छोटे से दोस्त, उठ गए, पहले कुछ खा लो। उसने प्लेट मेरे सामने रख दी। उसमें ताजी मछली के टुकड़े और कुछ फल रखे थे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आज से मैं तुम्हारा नाम शियाओ फेन XIO फेन रखता हूँ। तुम्हारे पिंक कलर पर ये नाम बिल्कुल सूट करता है। मैंने मन ही मन सोचा, ये नाम थोड़ा बच्चों जैसा है, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर उसने मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार किया था। धीरे धीरे मैं उसके साथ रहने लगा। मुझे पता चला कि उसका नाम किन शियाओ किन XIO है। उसने मुझे कभी पिंजरे में बंद नहीं किया, नहीं मुझे किसी रस्सी से बांधा, बल्कि पूरे कमरे में खुलकर घूमने देता था। वह मेरे लिए तरह तरह के स्नैक्स खरीद कर लाता, मुझे इंसानों के टीवी शोज दिखाता, कभी कभी मुझे गोद में लेकर बालकनी में बैठ जाता ताकि मैं धूप सेंक सकूं। वह सच में मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर हमेशा एक खालीपन बना रहता। मुझे बार बार ज़िकियान की याद आती, उसकी गर्म बाहें, उसका मुझे फोन चलाना सिखाना, उसका हमेशा धैर्य से मेरी हर बात सुनना और उसकी वो हल्की सी मुस्कान। मैं सब कुछ मिस करने लगा था। एक रात किन शियाओ गहरी नींद में सो रहा था। मैं धीरे धीरे उसके बेड के पास गया। उसका फोन वहीं रखा था। दिन में मैंने उसे पासवर्ड डालते हुए देख लिया था। नंबर मुझे याद थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पूंछ से फोन अनलॉक किया, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स खोले और मुझे ज़िकियान का नंबर मिल गया। बस एक बटन दबाते ही कॉल लग जाती। मेरी पूंछ स्क्रीन के ऊपर रुक गई, लेकिन मैं बटन दबा नहीं पाया। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। मैंने ज़िकियान से झूठ बोला था। मैं उसका पेट नहीं था और मैं किन शियाओ का पेट भी नहीं बन सकता था। शायद मेरे लिए यहीं रहना बेहतर होगा और शायद ज़िकियान के लिए भी। मैंने गहरी सांस ली, कॉल कैंसिल कर दी और चुपचाप फैसला कर लिया कि अब मैं ज़िकियान से कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा। मुझे लगा अब शायद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद वह खुद मुझे ढूंढते हुए आ गया। उस दिन किन शियाओ मुझे गोद में लेकर लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। तभी डिंग डोंग डोरबेल बजी। किन शियाओ ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर ज़िकियान खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पहले से बहुत दुबला हो गया था। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से ठीक से सोया ही न हो। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी नजर मुझ पर ही टिक गई। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर किन, मेरे सांप का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। अब उसे मुझे वापस दे दीजिए। किन शियाओ ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लिया। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मिस्टर लू, शियाओ फेन मेरा रूममेट है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका है? ज़िकियान की आवाज पहले से और ठंडी हो गई। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। यान चेन, इधर आओ, मुझे दूसरी बार कहना पसंद नहीं है। किन शियाओ ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर धीरे से बोला, शियाओ फेन, तुम इस आदमी को नहीं जानते है ना? हम इसके साथ नहीं जाएंगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दोनों की तरफ देखने लगा। अचानक माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। मैं जल्दी जल्दी किन शियाओ की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही किन शियाओ ने मुझे फिर पकड़ना चाहा, ज़िकियान आगे बढ़ा और उसका हाथ रोक दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मेरा सांप आपको कोई परेशानी नहीं दे रहा था, यंग मास्टर किंग, और इसका नाम शियाओ फेन नहीं, यान चेन है। किन शियाओ ने गहरी सांस ली, फिर बोला, मिस्टर लू, अगर बात पैसों की है तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। जो कीमत चाहे बताइए, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जितना चाहें, बस इसे मुझे दे दीजिए। लेकिन ज़िकियान ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने मुझे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया और बिना पीछे देखे बाहर चल पड़ा। किन शियाओ हमारे पीछे पीछे आता रहा। वह लगातार कीमत बढ़ाता गया, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, लेकिन ज़िकियान एक पल के लिए भी नहीं रुका। मैं उसकी बाहों में लेटा सब सुन रहा था। मन ही मन सोचने लगा, वाह, तो मेरी कीमत इतनी ज्यादा है। कार में बैठने के बाद मैंने धीरे से अपना सिर ज़िकियान के कोट से बाहर निकाला। पीछे मुड़कर देखा, किन शियाओ अभी भी वहीं खड़ा था। मैंने कुछ देर सोचा, फिर मासूमियत से ज़िकियान से कहा, ज़िकियान, तुम मुझे किन शियाओ को बेच क्यों नहीं देते? वो बहुत अमीर है, वो हर दिन मेरे साथ रह सकता है, लेकिन तुम तो हमेशा काम में बिजी रहते हो। हम ऐसा करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक मैं उसके घर रहूंगा और वीकेंड पर तुम मुझे लेने आ जाना। कैसा रहेगा? मुझे सच में लगा मैंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन ज़िकियान पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोला। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया था। तभी मुझे एहसास हुआ, इस बार मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जैसे
जैसे ही हम घर पहुँचे, ज़िकियान बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गया। अभी मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि उसने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। अगले ही पल उसका शरीर चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में वह अपने असली रूप में बदल गया। एक विशाल किंग कोबरा। उसका लंबा काला शरीर पूरे कमरे में फैल गया। मैं डर के मारे कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं तुरंत मुड़कर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी विशाल कुंडली कॉल्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं पूरी तरह उसके शरीर में जकड़ गया। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसने धीरे लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, तुमने ही कहा था कि एक अच्छा कंपेनियन हमेशा अपने साथी को गर्म रखता है, याद है? उसकी आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने डरते डरते कहा, जी कियान, तुम तो सिर्फ सर्दी बिताने के लिए मेरे साथ रहना चाहते थे, है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे अपना ठंडा और चिकना शरीर मेरे शरीर से रगड़ने लगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं इतना घबरा गया था कि ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। फिर उसने अपनी पूंछ मेरी पूंछ में धीरे से लपेट दी। मुझे तुरंत याद आया, सांपों की दुनिया में इस तरह पूंछ लपेटना भरोसे और सुरक्षा का निशान होता है। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मैं हकलाते हुए बोला, तब तुम क्या कर रहे हो? मेरी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रो पड़ूंगा। ज़िकियान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरी कंपेनियन बनोगी। तुमने कहा था कि हम साथ मिलकर सर्दियां बिताएंगे। अब भागने के बारे में सोचना भी मत। मैं घबरा गया। जल्दी जल्दी बोला, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। मैं तो बस सर्दी से बचना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बात को इतना सीरियस ले लोगे। ज़िकियान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। अगर ऐसा था तो फिर तुम उस इंसान के साथ क्यों रह रहे थे? तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था? क्या तुम्हें अंदाजा है मैं कितना परेशान था? अब मुझसे और सहा नहीं गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं रोते हुए बोला, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं सच में बहुत डर गया था। मैं तुम्हें फोन करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैंने तुमसे झूठ बोला तो शायद तुम मुझसे नाराज हो जाओगे या फिर मुझे छोड़ दोगे। मैंने रुक रुक कर उसे सारी बात बताई। उस पेपराजी वाली घटना, उसका हमें ब्लैकमेल करना, मेरा असली रूप दिखाना, फोन तोड़ना, किंग शियाओ का मुझे घर ले जाना और फिर कांटेक्ट न कर पाने तक मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने धीरे से कहा, मैंने उस पेपराजी को सिर्फ इसलिए डराया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैंने जानबूझकर अपना असली रूप नहीं दिखाया था। कमरे में कुछ देर तक पूरी खामोशी छाई रही। इतनी गहरी खामोशी कि मुझे अपनी धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। मैंने डरते डरते उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वहाँ सिर्फ नरमी और हल्की सी उदासी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पगले, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? अगर तुमने मुझसे झूठ भी बोला होता या किन शियाओं की वजह से मुझे छोड़ भी दिया होता, फिर भी मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाता। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? ज़िकियान हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आवाज पहले से बहुत नरम हो चुकी थी। क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम इतने मासूम और इतने दयालु हो कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा और जिस पल तुम्हारे फेरोमोन्स महसूस किए, उसी पल मुझे सब समझ आ गया था। मैं बिल्कुल चौंक गया। क्या तुम्हें सब पहले से पता था? ज़िकियान ने सिर हिलाया। हाँ, किंग कोबरा की स्मेल सेंस आम सांपों से कहीं ज्यादा तेज होती है। मैं फेरोमोन्स की खुशबू से ही समझ गया था कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। मैं कुछ पल तक उसे बस देखता रह गया। फिर पूछा, अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ज़िकियान ने मेरी तरफ बहुत प्यार से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्जी से मेरे पास रुको। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं, तुम्हें इतना प्यार दूं, तो एक दिन तुम खुद मेरे साथ रहना चाहोगे और फिर कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मुझे अपने झूठ पर बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी। मैंने धीरे से कहा, आई एम सॉरी ज़िकियान। मुझे भागने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए था। ज़िकियान मुस्कुराया। उसने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, बस अब मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। उस दिन के बाद ज़िकियान मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। वह जहाँ भी जाता मुझे अपने साथ ले जाता। फिल्मिंग सेट पर भी वह मुझे अपने कोट की पॉकेट में रख लेता और जैसे ही थोड़ा ब्रेक मिलता चुपके से मुझे कुछ खाने को दे देता। मैं इंसानों से सीखे हुए शब्दों में उसे समझाने की कोशिश करता जब कभी उसका मूड खराब होता। फिर भी हालांकि मेरी हिंदी अभी भी पूरी तरह सही नहीं थी, एक दिन मैंने इंटरनेट पर पढ़ा हुआ एक वाक्य उससे कहा। मेरी बातें सुनकर वह हमेशा मुस्कुरा देता। तुम मेरे साथ हो, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात है। ज़िकियान ने हमेशा की तरह सिर्फ इतना कहा, लेकिन मैं उसकी आंखों में साफ देख सकता था कि वह अंदर से कितना खुश था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। लंबी और ठंडी सर्दियां भी आखिरकार खत्म होने लगीं। बसंत स्प्रिंग चुपचाप दस्तक दे चुका था। एक दिन भारी बर्फबारी के बाद मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। मैंने कभी अपनी जिंदगी में बर्फ को इस तरह नहीं देखा था। हर साल सर्दियों में मैं हाइबरनेट शीत निद्रा में चला जाता था, इसलिए बर्फ गिरने का नजारा देखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उत्साहित होकर ज़िकियान से कहा, ज़िकियान, मैं बाहर जाकर बर्फ देखना चाहता हूँ।
ज़िकियान मुस्कुराया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। हम दोनों बाहर निकल आए। जैसे ही मैंने बर्फ पर पहला कदम रखा, चर्र चर्र, मेरे पैरों के नीचे बर्फ की हल्की सी आवाज आई। मैं हैरानी से नीचे देखने लगा। बर्फ इतनी मुलायम थी कि उस पर चलना किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं खुशी से इधर उधर दौड़ने लगा, कभी बर्फ को हाथ में लेकर दबाता, कभी उसे हवा में उछाल देता। फिर मैंने एक छोटा सा स्नोबॉल बनाया और हंसते हुए ज़िकियान की तरफ फेंक दिया। धप्प, स्नोबॉल उसके कंधे पर जाकर लगा। मैं डर गया कि शायद वह नाराज हो जाएगा, लेकिन ज़िकियान हंस पड़ा। उसने झुककर खुद भी एक स्नोबॉल बनाया और बहुत हल्के से मेरी तरफ उछाल दिया। वह मेरे सीने से टकराया। मैं जोर से हंस पड़ा। कुछ ही देर में हम दोनों बच्चों की तरह स्नोबॉल फाइट करने लगे। कभी मैं उसके पीछे भागता, कभी वह मेरे पीछे। हमने मिलकर एक स्नोमैन भी बनाया। काफी देर खेलने के बाद हम दोनों बर्फ के बीच बैठ गए, सामने धीरे धीरे गिरती हुई स्नोफ्लेक्स को देखते रहे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ज़िकियान, ये पहली सर्दी है जिसमें मैं सोया नहीं। पहली बार मैंने गिरती हुई बर्फ देखी है। पता नहीं क्यों, इसे देखकर मेरे दिल में बहुत गर्माहट महसूस हो रही है। ज़िकियान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही नरम मुस्कान थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मैं हल्का सा शर्मा गया। उसी समय ज़िकियान का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ लिनजिया थी। उसने कुछ देर बात सुनी, फिर बोला, ठीक है, हम अभी निकलते हैं। कॉल खत्म करके उसने मेरी तरफ देखा। एक इम्पोर्टेंट शूट है, हमें एक छोटे से आइलैंड पर जाना है। तुम भी मेरे साथ चलोगे? मेरी आंखें चमक उठीं। सच? हाँ, ये तुम्हारी पहली फ्लाइट भी होगी। मैं थोड़ा एक्साइटेड था और थोड़ा नर्वस भी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इतने सारे लोग, इतने बड़े एयरप्लेन्स, सब कुछ देखकर मैं लगातार इधर उधर देख रहा था। जब प्लेन उड़ने लगा, मैंने घबराकर ज़िकियान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ दबाया और मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। पूरी फ्लाइट के दौरान उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। कुछ घंटों बाद हम उस आइलैंड पर पहुंच गए। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने गहरा नीला समुद्र था, दूर तक फैला सफेद रेतीला बीच, चारों तरफ हरियाली, ताजी समुद्री हवा और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और जानवर जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी फेरी टेल की दुनिया में आ गया हूं। ज़िकियान मुझे सीधे शूटिंग लोकेशन पर ले गया। वहां बहुत सारे क्रू मेंबर्स काम कर रहे थे। कई एक्टर्स भी मौजूद थे। जैसे ही हम पहुंचे, सब लोग मुस्कुराकर मुझे हेलो कहने लगे। मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने धीरे से लिनजिया से पूछा, दीदी, ये सब लोग मुझे कैसे जानते हैं? लिनजिया मुस्कुराई। उसने ज़िकियान की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, क्योंकि तुम्हारे बगल में जो इंसान खड़ा है, उसने सबको तुम्हारे बारे में बता रखा है। मैं चुपचाप सुनता रहा। वह आगे बोली, जिस हफ्ते तुम अचानक गायब हो गए थे, उस पूरे हफ्ते ज़िकियान की हालत बहुत खराब थी। वह हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। वह सिर्फ परेशान नहीं था, वह टूट चुका था। मैंने धीरे से पूछा, इतनी चिंता? लिनजिया ने मुस्कुराकर कहा, यान चेन, ज़िकियान तुमसे सच में प्यार करता है। मैं कुछ पल तक बिल्कुल चुप रह गया। प्यार? मैंने ये शब्द इंसानों से कई बार सुना था, लेकिन मैं कभी इसका मतलब समझ नहीं पाया था। पहले मैं सिर्फ एक साधारण पिग्नोज्ड स्नेक था। हर दिन खाने की तलाश में भटकना, सर्दियों में किसी तरह जिंदा रहना, गर्मियों में खुद को छिपाना, बस यही मेरी पूरी जिंदगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए इतना परेशान होगा, कोई मेरे लिए रातों की नींद खो देगा। लेकिन ज़िकियान से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। अब मुझे खाने की चिंता नहीं थी, सर्दियों से डर नहीं लगता था। मेरे पास रहने के लिए एक गर्म घर था और एक ऐसा इंसान था जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकता था। जब मैं उसके साथ होता तो मेरा दिल अपने आप खुश हो जाता। जब वह मुस्कुराता तो मैं भी मुस्कुरा देता, और जब वह उदास होता तो मेरा दिल भी भारी हो जाता। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से सोचा,
यही प्यार होता है। अगले दिन जिकियान मुझे अपने साथ शूटिंग सेट पर ले गया। जैसे ही हम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, दरवाजा खुला और एक बेहद खूबसूरत महिला अंदर आई। उसने एक शानदार ड्रेस पहन रखी थी। उसका व्यक्तित्व बहुत ही शालीन और आकर्षक था। जब वह पास आई तो मुझे उसकी खुशबू में हल्की सी सांपों वाली महक महसूस हुई। मैं थोड़ा चौंक गया। वह मुस्कुराई और सीधे जिकियान के पास जाकर उसे गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद मिले। जिकियान भी मुस्कुराया। माँ, आप यहाँ कैसे? मैं हैरान रह गया। ये जिकियान की माँ है। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी मुस्कान बहुत अपनापन भरी थी। वह मेरे पास आकर बैठ गईं। तुम ही यान चेन हो, है ना? जिकियान ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। तुम सच में बहुत प्यारे छोटे सांप हो। मैं थोड़ा शर्माकर मुस्कुरा दिया। उसी समय किसी स्टाफ मेंबर ने आकर जिकियान को शूटिंग के लिए बुला लिया। वह उठकर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मैं और उनकी माँ रह गए। कुछ देर तक उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, यान चेन, क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहोगे? मैं एकदम चुप हो गया। मैंने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं। उन्होंने प्यार से मेरा सिर सहलाया। फिर बोली, तो फिर क्या तुम जिकियान के छोटे भाई बनना चाहोगे? मैं थोड़ा उलझ गया। लेकिन हमारा तो कोई खून का रिश्ता नहीं है। वह हल्के से हंसी। तो क्या हुआ? हर रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता। परिवार बनने के लिए सिर्फ दिल का रिश्ता होना जरूरी है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, जिकियान बहुत जिद्दी है। एक बार किसी को अपना मान ले तो फिर कभी नहीं छोड़ता। वह तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखता है। तुम्हारी वजह से उसने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी छोड़ दिए। वह तुम्हारी इतनी चिंता करता है कि कई कई रातें ठीक से सो भी नहीं पाता। मेरी आंखें धीरे धीरे नीचे झुक गईं। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं भी आप सबके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। अगर आप लोगों ने मुझे अपनाया नहीं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि परिवार कैसा होता है। मैं बचपन से हमेशा अकेला ही रहा हूं। कहीं भी, कभी भी मेरा अपना कोई नहीं था। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे अपने पास खींच लिया। फिर बहुत प्यार से बोली, अब से तुम अकेले नहीं हो। अब हम तुम्हारा परिवार हैं। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना। जब कोई खुश हो तो उसकी खुशी में खुश होना, और जब कोई दुखी हो तो उसके साथ खड़े रहना। इसलिए डरना छोड़ दो यान चेन। अब तुम्हारा भी एक घर है। इतने में दरवाजा खुला। जिकियान वापस कमरे में आ गया। उसने हमें साथ बैठा देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, आप लोग क्या बातें कर रहे थे? उनकी मां मुस्कुराई, कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे बचपन की बातें कर रहे थे। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गईं। अब कमरे में सिर्फ मैं और जिकियान थे। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे बगल में बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, यान चेन, माँ ने तुमसे क्या कहा? मैंने उसकी आंखों में देखा, फिर पूरी गंभीरता से कहा, उन्होंने कहा, हम लोग परिवार जैसे हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे घर जैसी गर्माहट महसूस होती है। जिकियान कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर उसने बहुत नरमी से पूछा, यान चेन, क्या ये सच है? क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे छोटे भाई बनकर? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे खास हो। जिकियान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जैसी किसी छोटे बच्चे को उसकी सबसे पसंदीदा चीज मिल गई हो। उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ, अब मुझे कभी सर्दियों से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जिकियान था। मेरे पास एक ऐसा घर था जो हमेशा गर्म रहेगा। उस दिन मुझे एक और बात समझ आई, सच्चा परिवार और सच्ची दोस्ती इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उनकी शुरुआत कैसे हुई। अगर दो लोग एक दूसरे की परवाह करें, एक दूसरे का साथ दें और हर मुश्किल में साथ खड़े रहें, तो वही रिश्ता सबसे कीमती बन जाता है। खिड़की के बाहर धूप खिली हुई थी। बसंत की हल्की हवा फूलों की खुशबू अपने साथ ला रही थी। मैं और जिकियान साथ बैठे बातें कर रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह खुशी से भर चुका था। शायद यही सबसे खूबसूरत हैप्पी एंडिंग थी।